क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लूप है, वायर लूप, और बीच में से कटा हुआ है ये लूप, ठीक है। तो अब इसके थ्रू एक बार मैग्नेट को गिराया गया। अब बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉलिंग मैग्नेट। तो देखो, जब ये मैग्नेट मूव करेगा डाउनवर्ड तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस वायर लूप। तो इससे कुछ ईएमएफ जनरेट होगा इसके दो टर्मिनल्स पे इधर, ठीक है। बट क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। और अगर इस लूप में करंट फ्लो नहीं करेगा तो देयर वॉन्ट बी एनी रेजिस्टेंस टू दिस बार मैग्नेट। तो अब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कुछ भी रिटार्डेशन फील नहीं करेगी ये बार मैग्नेट गिरते हुए। तो इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट विल बी इक्वल्स टू जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो रिंग्स दिए गए हैं, एक तो फर्स्ट रिंग और एक सेकंड रिंग। फर्स्ट रिंग के सेंटर पे एक पार्टिकल ऑफ स्मॉल एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। इस पार्टिकल को कितने वेलोसिटी से भेजा जाए टुवर्ड्स सेकंड रिंग कि ये सेकंड रिंग पर पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो, आपको बताना है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, किस स्पीड से इसको सेकंड रिंग की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये सेकंड रिंग के बीच में सेंटर में यानी यहाँ कहीं पहुँच जाए, ठीक है। अब इसको करने का हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज दिस, ठीक है। सेंटर ऑफ द रिंग पे भी और एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट होगा तो उस पर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द दिस पार्टिकल ऑफ स्मॉल एम मास व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट रिंग। तो फर्स्ट रिंग के सेंटर पे जब ये है तो यहाँ पे वी कैन गिव टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो रिंग्स हैं तो इनकी वजह से होगा। तो फर्स्ट रिंग जिसके सेंटर पे रखा है तो ये गिवन फॉर्मूला इसको यूज़ करूँगा मैं। तो लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस फर्स्ट रिंग जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो कैपिटल आर का स्क्वायर था और ये आर जीरो था, तो देन वी कैन राइट स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है क्योंकि ये सेंटर पे रखा है। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो ये आर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड रिंग की वजह, सेकेंड रिंग से 2r दूरी पर ये है, तो जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर उसके सेंटर की वजह से, प्लस 2r दूरी पे है तो 2r का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमने लिखी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू जो वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया v स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू अब देखो, एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट कर देता हूँ तो केवल मुझे यहाँ बीच में सेंटर में लाने तक के लिए एनर्जी चाहिए। अब सेंटर पे जब ये पार्टिकल आ जाएगा उसके बाद का मोशन ये अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सेकंड रिंग उससे पूरा कर लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हेन इट रीच एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग तो इसकी टोटल एनर्जी रहेगी वो केवल पोटेंशियल बचेगी, काइनेटिक जीरो यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इधर इसको केवल हाफ दूरी तक मूव करना है यानी एट अ दूरी ऑफ आर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो अब इसके लिए मैं लिखता हूँ सेकेंड इक्वेशन, व्हेन इट रीचेज एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू रिंग्स, तो उसकी वैल्यू लिखता हूँ दैट विल बी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही बात दो बार आएगी, एक बार फर्स्ट रिंग की वजह से, एक बार सेकंड रिंग की वजह से। तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का पार्ट जीरो रहेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल गिव अस, क्या आएगा, पहले वाला आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 5 और ये r, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो देखो 2r स्क्वायर तो इधर से आ जाएगा, कहाँ से आएगा 2r स्क्वायर, ये, और ये 2r स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म क्योंकि सेम है तो इसको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ एंड राइटिंग इट टुगेदर विल गिव अस जी
एम अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू 2 + 0। अब यहाँ एनर्जी बैलेंस हो गया। इसको सॉल्व करने पर, जब इसको सॉल्व करोगे और v की वैल्यू निकालना चाहोगे, देन यू विल बी गेटिंग v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपॉन r इंटू 1 + 1/√5 माइनस √2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको ऑप्शन कौन सा सही मिलेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 फोर्सेस दिए हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आप सबको पता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फिर उससे वीक कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर उससे वीक कौन सा होगा? वीक न्यूक्लियर। और उससे भी वीक, सबसे वीकेस्ट मैग्नीट्यूड किसका होता है? ग्रेविटेशनल। तो अब देखो इस ऑर्डर के हिसाब से हम देखें तो फिर हमें ऑप्शन सी सही नजर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? ये एनर्जी जिससे न्यूक्लियॉन्स, यानी कि एक न्यूक्लियस है एटम का, उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, एक साथ इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, अब आप जब कैलकुलेशन करते हो तो अगर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हमेशा ज़्यादा आता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि देयर विल बी सम एनर्जी फैक्टर टू इट ऑल्सो। ठीक है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का टोटल मास लोगे, उस वो जो मास है न्यूक्लियस का, उससे ज़्यादा आएगा अगर आप इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड कर लो, और जो डिफरेंस रहेगा दैट विल गिव अस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब जितना ज़्यादा ये डिफरेंस, उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, मतलब उतने ही ज़्यादा ये बाउंड टुगेदर रहेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और दूसरे एनर्जी से देखा जाए तो बोल सकते हैं कि वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू स्प्लिट दिस न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करना है, न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो बाहर से जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी व्हेन दिस डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ये ज़्यादा रहेगा। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, लॉजिक के हिसाब से, तो हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी, हायर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मीन्स द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी रिक्वायरमेंट जो आप हीट के फॉर्म में या फोटो इलेक्ट्रिक कोई भी तरीके से इसको एनर्जी दोगे, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो दैट मीन्स कि बाहर से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब बाई इट सेल्फ द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। न्यूक्लियस खुद में ही ज़्यादा स्टेबल है, तभी उसको बाहर से दी गई एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टू स्प्लिट दिस न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेवलेंथ 3 mm, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 mm गिवन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो ई नोट आपको दे रखा है 66 वोल्ट पर मीटर। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आर रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, एक्स एंड टी का फंक्शन हमें बताना है, तो मैं पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, ई नोट कोस 2 पाई बाई लेमडा, ये फॉर्म है आप देखना, दिस इज अ जनरल फॉर्म, सी टी माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखने लगूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या आएगी? इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बी जेड। ठीक है, तो बी जेड विल बी इक्वल्स टू बी नॉट कोस ऑफ 2 पाई सी बाई लेमडा इंटू टी माइनस, अब इसमें ना सी कॉमन लेके लिख दिया मैंने, टी माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, तो सेम ही फॉर्म है,
तो अब हमें ई नोट तो गिवन है, क्या मैं बी नोट निकाल सकता हूँ? बी नोट विल बी इक्वल्स टू ई नोट बाय स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक है। तो ई नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 66, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। अब देखो बी नोट और ई नोट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरल फॉर्म तो आपने देख ली, बी नोट की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻7 और ई नोट 66 क्वेश्चन में दिया है, तो वी कैन टिक मार्क द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। 2 वायर्स हैं, 2 वायर हैं, उनके ऊपर मासेस लटके हैं M1 M2। अब बोल रहा है क्या कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ प्रॉपर्टी, तो दोनों के लिए इक्वल है। इसका मतलब क्या है? दोनों वायर सेम मटेरियल की हैं, सेम मटेरियल की। तो सेम मटेरियल की हैं। अब देखो असर्शन पढ़ते हैं। इफ मास M2 इंक्रीजेज देन अपर वायर विल ब्रेक फर्स्ट। तो अब देख के तो लग रहा है कि सेम सी वायर है, स्ट्रेस दोनों का बराबर है, तो तोड़ेंगे तो अगर M2 बढ़ेगा तो ऊपर वाली पे लोड ज़्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली लोड ज़्यादा रहेगा। जो अपर पोर्शन पे लोड है वो M1 प्लस M2 रहेगा, लेकिन वी डोंट नो कि वो कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर ऊपर वाली वायर ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, मान लो A1, और नीचे वाली कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, तो ठीक है स्ट्रेस तो सेम रहेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, बट एरिया पे डिपेंड करता है लोड। तो वी डोंट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया ऑफ द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो असर्शन हो गया गलत। अब रीजन को देखते हैं। ब्रेकिंग लोड ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कैन बी डिफरेंट। तो ब्रेकिंग लोड दोनों का सेम अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोड तो एरिया और स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वो अलग अलग हो सकते हैं। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन बोल रहा है अल्कली मेटल्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्यों? द वर्क फंक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स इज स्मॉल, सो इवन द रेडिएशन ऑफ स्मॉल एनर्जी आर एबल टू कोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो एल्कली मेटल किसकी ये प्रॉपर्टी है कि उनका जो है वर्क फंक्शन कम होता है। तो वर्क फंक्शन कम होगा तो स्मॉल एनर्जी की रेडिएशन है वो भी दे विल बी एबल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है कि दे आर मोर सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सही बात है। तो असर्शन भी सही और रीजन भी सही, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एवरी एटम मेक्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। तो एक एटम ऑफ कॉपर अगर लेंगे तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इफ 1.1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ कॉपर ऑफ डायमीटर 1 mm, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू करंट अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हो? दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर इंटू रो बाय एम, ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर जो क्वेश्चन में दिया गया है, एम इज द मास ऑफ कॉपर जो 63 दिया गया है, और एवोगैड्रो नंबर हमको पता ही है, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तो आपको डायमीटर दे रखा है 1 mm। तो इंडिविजुअली देखो सारी वैल्यूज निकालते, पहले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर निकालेंगे। एन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू डेंसिटी 9 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय मास। तो 63 ग्राम दे रखा है, तो 63 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.6 इंटू 10⁻28। तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू डायमीटर 1 mm दे रखा है, तो 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा 11/14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट में आ गया, ये भी ऊपर आ गया। अब हमें निकालना है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता ही है आपको, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सारी की सारी वैल्यूज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में लिख देंगे।
तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट आपको दे रखा है 1.1 एम्पियर डिवाइडेड बाय एन आपको मिला 8.6 इंटू 10⁻28 इंटू एरिया मिला 11/14 इंटू 10⁻⁻6 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी 0.1 mm पर सेकेंड। तो फिर इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो दिस सर्किट, एक सर्किट दिया है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इधर एक रेजिस्टेंस इनर डायोड और इधर एक इंडक्टर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितना क्या निकालना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, आर एस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 9 वोल्ट स्टेबलाइज्ड डीसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू पावर अ स्टीरियो कार। तो स्टेबलाइजर कौन होगा यहाँ पे, जेनर डायोड विल स्टेबलाइज द वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड इज 9 वोल्ट्स और पावर मैक्स पी मैक्स इज 0.27 वाट्स। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस सर्किट को एक बार ध्यान से देखेंगे तो 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल सप्लाइड बाय दिस बैटरी। इसमें दो चीज़ें जुड़ी है, एक आर एस और एक वी जेड। तो वी जेड में ड्रॉप हो गया, जीनर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप हुआ 9 वोल्ट्स का। अब मैं पावर करंट निकाल लूँ सर्किट से, सो पी मैक्स बाई वी जेड इज़ द फॉर्मूला फॉर आई मैक्स। तो मैक्सिमम करंट का क्या होगा, पावर आपकी 0.27 है डिवाइडेड बाय वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड दैट इज़ 9 वोल्ट्स। इसको आप करोगे तो यू विल गेट 0.03। ठीक है, तो 0.03 को लिख सकते हैं 3/100 एम्पियर्स। सो दिस इज द आई मैक्स। अब देखो आई मैक्स इज द करंट, जो मैक्सिमम करंट यहाँ से जा सकता है, तो आई मैक्स। अब व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी बाई आई मैक्स। तो वी इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस इज 3 वोल्ट्स। 9 वोल्ट्स तो कहाँ चला गया, जीनर डायोड में, और 3 वोल्ट्स बच गया आर एस के अक्रॉस। तो 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय आई मैक्स। तो आई मैक्स करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3/100। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी 100 ओम्स। अब ऑप्शन देखते हैं, 100 ओम है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 12. A diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by blue light? तो देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है 2d लैम्डा बाई ए। यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। ये स्क्रीन है राइट साइड में, स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जो स्लिट है उसके बीच की दूरी है कैपिटल डी। A is the width of the slit and lambda is the wavelength of source। तो जो सोर्स से लाइट आएगी उसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर लैम्डा घटेगा तो विड्थ घट जाएगी और लैम्डा बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ जाएगी। अब रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ जो है लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद ब्लू लाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम हो जाएगी, तो डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम्स नैरोवर। अब नैरो हो सकता है तो नैरो होगा, तो ऑप्शन बी गलत है, बैंड डिसअपीयर ये भी गलत है, और ये चेंज ऐसे नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम्स नैरोवर। अब नैरोवर बनेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आपको वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दिखेंगे, तो क्राउडेड हो जाएगा एंड नैरोवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन इज 5.32 मीटर। तो ट्रू लेंथ दे दिया आपको, ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज 5.32 मीटर्स। फर्स्ट पर्सन मेजर्स, जो फर्स्ट पर्सन है वो मेज़र करता है इसको 4.23 एंड सेकेंड पर्सन मेजर्स
इट एज 4.9। अब पूछ रहा है कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी होती है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 5.32 माइनस 4.9, ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, डेसिमल में 5 हो जाएगा तो 0.42, और इधर निकालेंगे तो 5.32 माइनस 4.23, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0.42। तो अब ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, सेकंड पर्सन इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इसकी मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। ठीक है, क्या इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन इज मोर एक्यूरेट, तो ये तो खत्म। सेकंड पर्सन इज लेस एक्यूरेट, ये भी गलत। अब ऑप्शन सी एंड डी में से डिसाइड करना है। अब प्रिसीजन क्या होगा कि जितना आपने मेज़र किया है, जो मेजर्ड वैल्यू आई है उसमें कितने नंबर ऑफ फिगर्स तक आप सर्टेन हो। तो इसमें नंबर ऑफ फिगर्स आफ्टर डेसिमल 2 है, 2 3, और यहाँ पे 9 है। तो सेकंड पर्सन इज ओनली सर्टेन अबाउट द 1 डेसिमल प्लेस, और फर्स्ट पर्सन ज़्यादा। तो फर्स्ट पर्सन इज मोर प्रिसाइज, ऑल्दो इट्स मेजर्ड वैल्यू इज लेस एक्यूरेट, बट फर्स्ट पर्सन इज मोर प्रिसाइज। तो अब देखो, फर्स्ट पर्सन इज लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, तो ठीक है, फर्स्ट पर्सन लेस एक्यूरेट था एंड मोर प्रिसाइज था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि एक्सेलरेशन ए इज कॉन्स्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन ए कॉन्स्टेंट है तो फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, जो 3 इक्वेशन हमने पढ़ी है। इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटीज दिस एंड दिस। तो पॉइंट पी से क्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटीज। तो पी से क्यू की तरफ पहले इसको लेके जाते हैं, तो पी से चला और क्यू तक गया। यहाँ पे पी पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30, और क्यू पे गया तो 40 हो गई, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। तो मिडवे बनाते हैं इन दोनों के बीच का, ठीक है, दिस इज मिडवे, और ये कोई पॉइंट रहेगा, पॉइंट ओ बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब दूरी मान लेते हैं इनकी, पी से क्यू की दूरी, लेट अस अज्यूम इट एज एस। पी से क्यू एस दूरी पर है, तो मिडवे कितना होगा, पी से ओ की दूरी होगी s/2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब मेरी चॉइस ऑफ इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन को मैं 2 बार यूज़ करूँगा, बिटवीन पॉइंट p एंड q एंड अगेन बिटवीन पॉइंट p एंड o। तो पहले p एंड q के बीच में इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, तो बिटवीन p एंड q, तो p और q के बीच में इस इक्वेशन को लगाता हूँ मैं। अब देखो, p से चला तो इनिशियल वेलोसिटी 30, तो और फाइनल वेलोसिटी 40, तो v की वैल्यू 40 है, 40 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू नहीं पता तो ए ही रख देते हैं, एस की वैल्यू भी नहीं पता तो इसको एस ही रख देते हैं। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई व्हेन आई अप्लाइड दिस इक्वेशन बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। अगेन इसी इक्वेशन को अप्लाई करूँगा बिटवीन पी एंड ओ, तो पी एंड ओ के बीच में इस इक्वेशन को लगाऊंगा। तो देखो, पी पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 30, और यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि व्हेन दिस कार इज क्रॉसिंग दिस पॉइंट ओ, तो इसकी वेलोसिटी v रहती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था तो a ही रहेगा, और डिस्टेंस कितना चला s/2। अब 2 इक्वेशन मिल गई, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाय 2as/2। तो इसको as ही लिख लेते हैं ना, डिनोमिनेटर को 2as/2, तो as ही आएगा।
तो क्या आएगा फिर आंसर 2as/as। तो as से as कट जाएगा तो 2 आ गया। तो v 40² - 30²। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को ऊपर सोल्व कर रहा हूँ मैं। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 - 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय v² - 900 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2। अब देखो इस इक्वेशन में खाली v अननोन है और वो वेलोसिटी है पॉइंट की, वो वेलोसिटी है कार की जब ये कार पॉइंट O को क्रॉस करेगी, यानी मिडवे बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो अब इसको सोल्व जब आप करोगे तो आपको v की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 33.35। ठीक है, तो फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द डायमेंशंस ml-1t-2 करस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, अभी डायमेंशंस किसके होंगे? तो आप देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर। फोर्स का होता है ml-t-2 इंटू मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी एक एल ऐड कर दो फोर्स आर्म, तो ये क्या आएगा ml/t-2। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, काट दो इसको। सेकंड है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ml/t-2। तो ये भी नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है तो इसके डायमेंशंस होंगे स्ट्रेस वाले, और स्ट्रेस का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको करोगे तो आपका आएगा ml-1t-2। तो फिर आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, a plate of mass m, length b and breadth a is initially lying on horizontal floor with length parallel to the floor and breadth perpendicular to the floor. The work done to erect it on its breadth is। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी है, दिस इज इनिशियल, और फाइनल कंडीशन इधर आ गई है, दिस इज फाइनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स फील्ड जो एक्ट कर रहा होगा, द ओनली फील्ड दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटी, और डाउनवर्ड मान लेते हैं इसको, ग्रेविटी डाउनवर्ड। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो यहाँ पे आप देखो कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सेंटर ऑफ मास इसका बीच में है, सेंटर ऑफ मास है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंप्लीट दिस प्लेट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल। ये क्या होगी? mgh फॉर्मूला होता है, तो मास इसका कैपिटल M सॉरी स्मॉल m दे रखा है, g इज द एक्सेलरेशन इनटू हाइट। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितनी है? a/2। ये इनिशियल है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो u फाइनल जब ये इरेक्ट कर दी गई है तो क्या होगा? mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब सेंटर ऑफ मास a/2 पे नहीं है, अब b/2, तो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो फिर सेंटर ऑफ मास की हाइट लिख देते हैं b/2। तो अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन, वर्क इनपुट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या आएगा ये वैल्यू? यू फाइनल आपकी है mg b/2 और यू इनिशियल है mg इंटू a/2, तो mg इंटू b/2 माइनस a/2। ये फॉर्मूला आ गया है। अब देखो ऐसा कुछ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अब बेटा मैंने 4 पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं A B C D, तो जो यहाँ पे 4 पॉइंट थे A B C एंड D, तो इन चारों पॉइंट को ड्रॉ कर दिया है राइट साइड में। और बैटरी इज बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो मैंने बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड कर दी। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू A एंड नेगेटिव इज विद B। अब पॉइंट A को पकड़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या कनेक्टेड है। पॉइंट A पे बैटरी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्ट कर दी है। A से C पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो A से C के बीच में
2 ओम रेजिस्टेंस है, तो ए से सी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज 2 ओम। ए से डी के बीच में 4 ओम है, तो ए से डी के बीच में 4 ओम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये 4 ओम आ गया। फिर हो गए पूरे। अब पॉइंट डी पे जाते हैं। पॉइंट डी पे ये वाला तो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी। डी से बी 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो डी से बी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 8 ओम। ओके, डी से सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे डी से सी के बीच में 4 ओम, दिस इज 4 ओम। फिर डी के पूरे हो गए। अब सी पे जाते हैं। सी से बी के बीच में 4 ओम है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 4 ओम। और बाकी सी पे सारे पूरे हो गए, 4 ओम हो गया, सी से 2 ओम हो गया। ओके, बी पे भी देखते हैं, 4 ओम हो गया, 8 ओम हो गया और बैटरी हो गई। तो ठीक है, अब सारे के सारे रेजिस्टेंस इस लेफ्ट साइड फिगर में 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, राइट में भी आ गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट डायग्राम यही हो गया, सेम है, एग्जैक्टली सेम तरीके से कनेक्ट किया। अब हम राइट साइड वाले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा प्रिंसिपल आपको नजर आएगा, 2 ओम 4 ओम, ये 4 ओम और 8 ओम। तो इन रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो इसका मतलब हुआ कि बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि ये बीच वाला जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये इनएक्टिव है, दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो इसको मिटा भी सकते हैं, है ना, तो इसको मिटा दो या फिर इसको इनएक्टिव मान लो। तो मिटा देते हैं हम बीच वाले रेजिस्टेंस को, ठीक है, और बाकी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 ओम था, इसको 2 ओम रख लेते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 2 ओम एंड 4 ओम ये आपके ऊपर जो है दे आर इन सीरीज, तो इनको सीधा सीधा ऐड कर दूँ, तो ये आपका आ गया 6 ओम, और नीचे कनेक्टेड है 4 ओम एंड 8 ओम, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 ओम, ठीक है, और नीचे जुड़ी हुई है बैटरी। अब इसको इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे तो ये आपका आएगा 2 + 1/12, यानी कि 1/4। तो अब आर इक्विवेलेंट ऑफ द डायग्राम इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट इज इक्वल टू V/R इक्वलेंट। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 20, आर इक्वलेंट इज 4। तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय दिस बैटरी I इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। करंट थ्रू द बैटरी इज 5 एम्पियर, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया है, ठीक है। तो बाकी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट डी एंड सी इज 4 वोल्ट। डी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो 4 ओम रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट था वो इनएक्टिव कब होगा, जब पोटेंशियल एट वी, पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट डी ये दोनों बराबर रहेंगे। तो फिर स्टेटमेंट डी भी गलत है, सी और बी तो गलत है ही, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो वी दे दिया आपको 150 मीटर पर सेकेंड। when the tension is 120 Newton, the percentage increase in the tension in order to raise the speed by 20%, ठीक है। तो V डैश आपका जो बढ़कर होगा दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ V। अब स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू √T/m, ठीक है, √T/m। तो यहाँ से आप V को लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्या करना है हमें निकालना है जब V बढ़कर V डैश हो जाएगी तो टेंशन कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन टेंशन। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से लिखेंगे V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T डैश, ये T डैश है बढ़ा हुआ टेंशन, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ये भी लिखा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज V डैश बाई V इज इक्वल टू √T डैश बाई
अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, अब वी डैश बाई वी की वैल्यू यहाँ से हम ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी वहाँ से निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज वी डैश बाई वी इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जितनी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई वो लिख लेते हैं और टी डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वी डैश बाई वी तो 1.2 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डैश बाय टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 120 न्यूटन्स, तो 120। इसको सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 इज इक्वल टू टी डैश बाय 120। तो यहाँ से टी डैश जो आपका आएगा टी डैश उसकी वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 1.44। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो द वैल्यू विल बी 172.8। 172.8 आपकी वैल्यू आ जाएगी जब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द वैल्यू विल बी 172.8 न्यूटन्स। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द टेंशन। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, न्यू वैल्यू दैट इज टी डैश माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं। टी डैश आपका आया 172.8 माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 120 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 120 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 44%। 44% will be the increase in the 44% will be increase in the tension। ठीक है, जब वेलोसिटी 1.2 टाइम्स हो जाएगी। सो 44% इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kilograms is connected to a spring of unknown constant k। तो mass of the block is 0.3 kilograms. It is connected to a spring of spring constant k. It is compressed to a distance x from its equilibrium position and released from rest। यहाँ पे एक स्प्रिंग दे रखा है, इससे मास ऑफ ब्लॉक m इज कनेक्टेड। इनिशियली यहाँ पे था मेन पोजीशन पे। ठीक है, फिर क्या किया गया, इसको कंप्रेस कर दिया गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x। x इज द कंप्रेशन। तो आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड ये इस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब इस इनिशियल पोजीशन पे इसमें काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो है, जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर, वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद द मास अटैच्ड। तो अब यहाँ पे स्प्रिंग का मास, स्प्रिंग इज कंसिडर्ड एज मासलेस और एक स्मॉल एम मास इस पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या किया गया, आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, जब ये x/2 दूरी पर जा चुका होगा, अब ये रिलीज करोगे तो राइट साइड में मूव करेगा, और राइट साइड में मूव करके जब x/2 मूव कर चुका होगा तब एक और ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, उससे टकराएगा। और आफ्टर दिस कोलिजन ये दोनों इकट्ठा होके राइट साइड में मूव करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, यू की वैल्यू निकालता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आपको बताया गया कि आफ्टर ये दोनों ब्लॉक इकट्ठा हो गए, यानी 2m मास जब ये हो गया तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यूज़ करूँगा m इंटू यू इज इक्वल टू 2m इकट्ठा हो गए और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर u यहाँ से आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो अब हमें हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो फाइनल पोजीशन है जब ये दोनों इकट्ठा हैं और स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड से, वहाँ पे टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो इधर जब आ चुका होगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, स्प्रिंग में कंप्रेशन जो बच गया है वो x/2 बच गया है। x/2 एक्सपेंड हो गया और x/2 ही कंप्रेशन बच गया। तो मैं लिखता हूँ एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट फाइनल पोजीशन। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास सिस्टम। तो ये क्या होगी, हाफ इंटू मास इसका है 2m इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा ये 2m नहीं लिखेंगे, इसको हम करेंगे क्या कि बिफोर कोलिजन ही लिख रहे हैं ना, तो हम लोग बाद का नहीं लेंगे, हम बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन कितनी एनर्जी रहेगी वो लिख रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इनिशियली इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय x/2 प्लस द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिंगल मास, ये लेफ्ट वाला जो मास है जस्ट बिफोर कोलिजन, तो वो क्या आएगी हाफ इंटू एम इंटू, और वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वेलोसिटी दी है 4 मीटर जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है 4 मीटर, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन तो ये 2 मीटर हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, बट जस्ट बिफोर द कोलिजन दैट इज 4 और हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग मास सिस्टम बिफोर इट इज बीइंग रिलीज्ड एंड देन आफ्टर इट इज बीइंग रिलीज्ड जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये इक्वेशन है। इनिशियली तो हमें पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो उसको हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। फाइनली कितना है, हाफ इंटू के इंटू कंप्रेशन नया वाला x/2 इसका स्क्वायर, एंड दिस इज इसमें ऐड करेंगे हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, एम दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3 इंटू वी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के एक्स स्क्वायर ये है और ये के एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू x/4 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.3 इंटू 4 स्क्वायर, ये करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.4, ठीक है। अब आपको मिल गया जो ये वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 के एक्स स्क्वायर, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर वाले स्पेस को यूज़ कर लेता हूँ। तो 1/2 माइनस 1/8 इंटू के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4। 1/2 माइनस 1/8 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 8 लेंगे, तो ये आपका आएगा 4 माइनस 1, तो 3/8 इंटू के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4। तो यहाँ से आप हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 3/8 है, तो 3/8 इंटू हाफ करना है, तो आपको 3/4 ले लो, 3/4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एनर्जी इनिशियल, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर तो ई इनिशियल था, यही निकालना है, तो ई आई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 4/3, तो ये क्या आएगा 3.2 जूल्स, और आपको वैल्यू क्या ई की वैल्यू मिल गई, तो 10 ही निकालना है, तो 10 10 टाइम्स ऑफ एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10, तो 32 जूल्स, ठीक है। 32 जूल्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ए बीड ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलम, तो क्यू की वैल्यू दी 1 माइक्रोकुलम ऑफ एंड मास m इज इक्वल टू 3 माइक्रोग्राम इज थ्रेडेड ऑन अ रफ रोड ऑफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू आपको दिया 0.3, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.2 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपको दे दी 0.2 टेस्ला, राइट। एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द रोड, ओके। तो आप देखो ये ऐसा कुछ है बेटा, ये रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई बीड लगा दिया, बीड मतलब क्या होता है, बीड मतलब बीड होता है यानी कि कुछ मनिया टाइप या गोलाकार टाइप चीज, ठीक है। दिस इज द बीड विच कैन स्लाइड ऑन दिस रोड लेफ्ट टू राइट। अब इसके ऊपर चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, इसका वेट जो है खुद का मास है वो 3 माइक्रोग्राम है, दिस कैन नाउ स्लाइड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो परपेंडिकुलर टू द रोड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द रोड, दैट इज बी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में
जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा मैं, और दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू वेलोसिटी इंटू बी। तो क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम दे रखी है, इंटू वेलोसिटी दे रखा है यस 4 मीटर पर सेकेंड, इंटू बी, बी की वैल्यू 0.2। तो दिस कम्स आउट टू बी द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक चीज़ पता चलेगी कि ये फोर्स किस पे लगेगा, इस बीड पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एज अ रिजल्ट ये जो रोड है ना, दिस रोड विल अप्लाई ए डाउनवर्ड अपोजिट फोर्स, जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। और उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही देर विल बी स्लिपिंग, है ना, किसके बीच में, रिंग के और इस रोड के बीच में स्लिपिंग होगी। तो दैट स्लिपिंग विल बी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया आपका, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज कि माइनस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। माइनस क्यों आया, क्योंकि इट इज़ रिटार्डिंग एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी। अब इस डी वी बाई डी टी को ही रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, एम, तो एज इट इज़ वी इंटू डी वी बाई डी एस। सॉल्व करोगे तो इक्वेशन जो आती है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वैसे कोरिलेट हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि डी वी बाई डी टी को वी डी वी बाई डी एस कैसे लिखा, ठीक। तो अब हमें पता चल गया कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऊपर वाले में तो आपका था म्यू इंटू क्यू इंटू बी, तो फोर्स जो था म्यू इंटू एन है, तो एन क्या है, एन यही है नॉर्मल रिएक्शन, क्यू वी बी। तो म्यू इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी, इट शुड बी इक्वल टू एम वी इंटू डी वी बाई डी एस, या फिर इसको बोलने डी वी बाई डी एस को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वी कैन डू इट लाइक दैट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इंटू, तो ठीक है, और राइट साइड में आएगा डी वी का इंटीग्रेशन डी के साथ, तो ये आएगा एम वी बाई एस। तो यहाँ पे आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, एस इज इक्वल टू एम वी बाई म्यू क्यू बी, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ आपको जो वैल्यू मिलेगी किसकी मिलेगी, एस की, दैट इज़ द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपने शुरू में जूम किया, और उसकी वैल्यू आएगी 200 मीटर्स, ठीक। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 24। ए मैन ऑफ मास 75 kg इज पुशिंग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, ये मैन पुश कर रहा है बॉक्स को लेफ्ट साइड में, और बॉक्स पुश करेगा मैन को लेफ्ट साइड में। दीज फोर्सेस आर एक्टिंग एज एक्शन रिएक्शन पेयर। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर दे रखा है 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड फ्लोर दे रखा है 0.8, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मैन पुश कर रहा है राइट में और बॉक्स पुश कर रहा है लेफ्ट में, है ना। बॉक्स तो एज ए रिएक्शन पेयर आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ दिस बॉक्स, जिसको ये मैन पुश कर सकता है विदाउट गेटिंग स्लिप, ठीक है। अब स्लिप कहाँ पे होगा, स्लिप होगा शूज़ एंड फ्लोर के बीच में। तो ऐसा ना करते हुए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम आपको बताना है, ठीक। तो मैन है, अब मैन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, डाउनवर्ड एक्टिंग एम जी, ठीक है। इस एम जी के रिस्पॉन्स में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा लेफ्ट में, जो कि होगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, ये लगेगा आपका फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स ऑन मैन, और एक लगेगा इधर फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड लगाएगा इस पे मैन पे, अप्लाइड ऑन मैन बाय ग्राउंड, ठीक है। तो एफ अप्लाइड ऑन मैन बाय ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब और बॉक्स का एफ बी डी बनाए तो दिस इज एम, इस पे क्या रहेगा, इस पे फोर्स अप्लाइड ऑन बॉक्स बाय मैन, ठीक है।
और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड, और बाकी तो ये लगेंगे एम जी डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, अब एफ बी जी जो है ये होगा म्यू ऑफ बॉक्स यानी 0.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है तो 0.2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, और ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन एम बाई जी, ऑन मैन बाई जी, ये क्या है, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, और म्यू यहाँ पे दे रखा है 0.8 इंटू एन आपका स्मॉल एम, सॉरी 75 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि 0.8 इंटू 75 जी इट इज़ इक्वल टू 0.2 इंटू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से जी कट जाएगा, यहाँ से एम आपको पता चलेगा 4 टाइम्स इंटू 75 एंड दैट कम्स आउट टू बी 300 किलोग्राम। तो 300 kilogram is the answer to this question. Question number 26. A certain series RC circuit is formed using resistance R, a capacitor without dielectric having a capacitance C is equal to 2 farad and a battery of EMF 3 volts. The circuit is completed and it is allowed to attain the steady state. After this, at t equals to 0, half the thickness of capacitor is filled with the electric constant K is equal to 2 as shown in the figure. The system is again allowed to attain a steady state. What will be the heat generated in joules in the capacitor between t equals to 0 and t equals to infinity. ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम की बात हो रही है, तो ये क्या कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, राइट। तो बातें ऐसे कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हम इसको ना एनर्जी निकालना हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो हाउ कैन वी गो विद दैट, तो बात करते हैं इनिशियल चार्ज की। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू सी टाइम्स इनटू वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ईएमएफ दे रखा है तो सी लिख लेते हैं, दिस इज सी, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू सी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू इनिशियल इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कैपेसिटेंस की बात करें इनिशियल तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब इसमें डायलेक्टर नहीं था। लेफ्ट साइड में इनिशियल कंडीशन है जब जो वैक्यूम है ना कैपेसिटर के बीच में, आइडियली इट शुड बी वैक्यूम। अब क्या है, अब वैक्यूम नहीं है बट यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब मेरे को कैपेसिटेंस पता चल गई इनिशियल। अब सिमिलर तरीके से फाइनल के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सी फाइनल इज इक्वल टू सी फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा, सी फाइनल में क्या होगा कि वी हैव 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, तो डी बाई 2 वाला तो होगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और ये किसके साथ सीरीज में होगा, सीरीज विद एप्सिलॉन नॉट ए बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय, और फाइनल वैल्यू ऑफ डायमीटर वी कैन टेक इट एज डी बाई 2। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी इसकी, हमें सी फाइनल निकालना है इन दोनों को मिला के, राइट। तो सी फाइनल विल बी, तो इसको इन दोनों को सॉल्व करोगे पैरेलल वाला फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, तो सी डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d मिलेगा, यानी कि 4/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो क्या था, ट्रू कैपेसिटेंस सी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट
हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर। तो हीट जनरेटेड क्या होगा, दैट विल बी पोटेंशियल वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो बैटरी ने वर्क डन किया उसमें से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस सिस्टम माइनस कर लो, तो बचा हुआ हीट में क्या होगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, EMF इंटू कैपेसिटेंस। तो 4/3 CV, ये हाइयर वैल्यू है, माइनस लोअर वैल्यू, ये आपका है जो एनर्जी कंजर्वेशन अभी हम लगा रहे हैं वो है। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू हीट जनरेटेड प्लस 2/3 CV² माइनस 1/2 CV²। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आएगा ये C' की वैल्यू जो है वो तो ये आ गई, और C की वैल्यू हाफ CV²। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा डेल्टा H इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, इसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो रख दो। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी 2 फराड, तो 1/2 इंटू 2 इंटू V क्या दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज़ द V वैल्यू। तो हम V के लिए क्या करेंगे अब, तो V के लिए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V, जहाँ से आप क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 दे रखा है ना, 3 रख दो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकली हुई है, ε0A/d है। तो वी डोंट नो अबाउट एरिया बट वी नो अबाउट D। ठीक है, तो कोई नहीं, वहाँ से कुछ हेल्प मिलनी नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि डेल्टा H जो है लेट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, और फाइनल आंसर आएगा 3। ठीक है, डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे दी, यानी आपको फाई दिया गया है। फाई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन करंट दिया, आई की वैल्यू दे दी 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ स्मॉल नेबरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R। ठीक है, ओके, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स। ठीक है भाई, तो लार्ज सर्कुलर कॉइल है, एक है लार्ज और एक है स्मॉल। अब क्या दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a large circular coil of radius R when a current of 0.5 ampere flows through a small neighboring coil of radius R. Calculate the coefficient of mutual inductance. ओके, तो इसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि फ्लक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई। तो आपको एम की वैल्यू निकालनी है, और फाई और आई तो दे ही रखे हैं, तो फाई अपॉन आई। तो फाई की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आई। करंट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 0.5। तो इसका मतलब आपका आंसर आ रहा है 10⁻³ और ये वैल्यू क्या होगी इसकी, हेनरी। ठीक है, तो हेनरी इज द आंसर। तो 10⁻³ हेनरी, और इसी को लिखो तो 1 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ए एंड बी यूज टू स्क्रू गेजेस ऑफ इक्वल पिच एंड 100 इक्वल सर्कुलर डिविजन्स टू मेजर द रेडियस ऑफ अ गिवन वायर। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 0.322 सेंटीमीटर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अब देखो निकालना क्या है वो ध्यान रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है किसकी, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट ए एंड बी। तो फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स
ठीक है। फिगर क्या दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ रेफरेंस ओ व्हेन जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर क्लोज्ड। तो अब ये जीरो एरर को शो कर रहा है, ठीक है। जीरो एरर इन द स्क्रू गेज यूज्ड बाय स्टूडेंट ए कितना है बेटा, यहाँ पे देखो जॉज जब भिड़ गए तो आइडियली ये रीडिंग आनी चाहिए थी 0 पे, बट आई कितने पे, 5 पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, कितनी है, +5, राइट। और यहाँ इन जीरो एरर इन स्क्रू गेज यूज्ड बाय स्टूडेंट बी कितना है, ये 92 के बाद 95 ने या ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये जाके 100 या फिर 0 बोलो इसको, यहाँ पे जाके आना चाहिए था, तो ये नहीं गया। तो अब ये कितना हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एरर है, इसको बोल लो आप कितना है, -8। तो टोटल डिफरेंस ऑफ एरर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज कितना आएगा, +5 -8। तो डिफरेंस है इसमें 13, ठीक है। एक्चुअल में तो आंसर आएगा यही 13, बट एक बार आपको समझा देता हूँ। तो स्क्रू गेज को एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। स्क्रू गेज देखो आप, ये स्क्रू गेज, इसमें ये एक मूवेबल जो है राइट साइड वाला, जो कि अपनी पोजीशन के बाद स्लाइड करेगा, फिर इधर आओगे तो आपको दिखेगा सर्कुलर स्केल, थिम्बल दिखेगा, रैचेट मैकेनिज्म दिखेगा, सब दिखेगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। अब क्या होता है कि एक तो होता है मेन स्केल पे रीडिंग जो पिच कहलाती है, और एक होता है सर्कुलर स्केल पे रीडिंग, ऐसे ऐसे करके। तो जब आप इसको रोटेट करते हो तो क्या होगा, ये लेफ़्ट राइट मूव करेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया जो वैल्यू दी है ना, तो यहाँ पे जब ये दोनों जोस ये मूव करके एक नई पोजीशन पे आ जाए, मान लो ऐसा हो जाए कि इधर ये टच कर जाए, ठीक है। तो टच करने पे क्या होना चाहिए कि मेन स्केल पे भी 0 रीडिंग आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों के बीच की जो दूरी ख़त्म हो जाए, और प्लस ये सर्कुलर स्केल का भी 0 अलाइन हो जाए 0 से। लेकिन यहाँ 0 अलाइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक में 5 पे रुक जा रहा है और एक में 0 को छोड़ के 92 पे चला जा रहा है, ठीक। तो दीज आर द एरर्स। अब इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट मेजर करेगा, स्टूडेंट 1 करेगा तो पॉजिटिव एरर आ रही है, स्टूडेंट बी करेगा तो नेगेटिव आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 13। तो यही डिफरेंस होगा कौन सा, एब्सोल्यूट वैल्यू और डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इस 2 डायमेंशन से कोई मतलब ही नहीं है इसका। दिस इज ओनली अबाउट एरर्स एंड द वैल्यू आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 13।